नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार। दोस्तों, करंट अफेयर्स एंड जीके की इस नई पहल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह निम्न में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं आपके ऑप्शंस हैं महिलाओं में शादी की उम्र संबंधी, श्रमिकों की रोजगार संबंधी, कुटीर उद्योगों के लिए ऋण की उपलब्धता, मंगल मिशन के लिए। तो दोस्तों, हाल ही में जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है, वो जो जया जेटली की अध्यक्षता में है, वो आपके महिलाओं की शादी की उम्र संबंधी अ, बात को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह एक 10 सदस्यीय टास्क फोर्स है और यह समिति, यह एक जो संगठन है, यह गठन, ये टास्क फोर्स है, यह समिति महिलाओं के विवाह एवं मातृत्व की उम्र के सह संबंध की जांच करेगा। ठीक है, यानी कि महिलाओं के मैरिड एवं उनका जो मातृत्व है, जो मतलब उनके मतलब बच्चे पैदा होने के बाद उनके पोषण की, उनकी सारी जिम्मेदारियों की चीज़ों को समझता है। उसी को लेके यह टास्क फोर्स है। महिलाओं की उम्र बढ़ाने को यहाँ पर तर्क दिया गया है कि महिलाओं की उम्र का 18 होती है या इससे कम भी। वैसे कानूनी सरकार द्वारा महिला की उम्र 18 वर्ष जबकि पुरुष की उम्र 21 वर्ष है, जो कि एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। यह है कानूनी उम्र है। इससे उम्र में महिला व पुरुष बालिग माने जाते हैं। और यह टास्क फोर्स गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वह उम्र बढ़ाने को लेकर बात कर रहा है। उम्र बढ़ाने को लेकर मतलब है कि उम्र बढ़ेगी, क्योंकि महिला लोगों का मानना है कि महिलाओं की उम्र पुरुषों की अपेक्षा कम है। यह कम इसलिए उन लोगों का कहना है कि इससे महिला तथा, क्योंकि जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चे और उस पर भी इफेक्ट होता है, इसकी उस उनकी उसकी इम्यून सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर महिला सशक्तिकरण कि यह एक पहल है कि महिला सशक्त बने और महिला मतलब पावरफुल हो। तो इस चीज़ को लेकर वो मतलब ज़्यादा उम्र में प्रेग्नेंट होगी तो वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड होगी, वेल विकसित होगी। तो इन चीज़ों को लेकर महिलाओं की उम्र संबंधी मतलब बात को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक वित्त आवंटन किया गया है, यह कितना है? 50,500 करोड़, 75,608 करोड़, 98,455 करोड़ या 1,01,500 करोड़। तो हाल ही में आपका सरकार द्वारा 1,01,500 का आवंटन मनरेगा के क्षेत्र में किया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे में है, किसी उत, निम्नलिखित में से किसको उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है? किसे नहीं है, यहाँ पे किसे है, किसी नहीं है। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। भराड़ीसैंण, गैरसैंण, त्रिकोट, मनकोट, नैनी। तो आपकी उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है भराड़ीसैंण को। एक तो अजीब थोड़ा अटपटे नाम है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया है, हाल ही में किसने पृथक परिवहन के लिए एक स्वदेशी एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड अर्पित का विकास किया है? आपके ऑप्शंस है आईसीएमआर, आईआईटी दिल्ली, आईएएफ मतलब इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ। और हाँ, आपका दोस्तों अर्पित
अर्पित का जो फुल फॉर्म है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं अर्पित का फुल फॉर्म क्या है आपका। अर्पित का फुल फॉर्म है, ए से मतलब है एयरबोर्न, आर से मतलब है रेस्क्यू, पी से मतलब है पॉट, फोर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वें में है आपका चौथा। अभी चौथे क्वेश्चन में कुछ डिस्कशन थोड़ा और रह गया था। हाँ, अर्पित का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था। ये अर्पित और ये एयरबोर्न स्वदेशी रेस्क्यू पॉड ये इसलिए इस्तेमाल किया गया है, और ये बनाया हालांकि इंडियन एयरफोर्स आईएएफ ने, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन इसका जो इस्तेमाल है, जो ऊंचाई पर जो लोग रहते हैं, जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनकी कोविड 19 से रक्षा के लिए यह बनाया गया है आपका, ये स्वदेशी एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड। ठीक है। तो आपका 5वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5वें क्वेश्चन में दे 5वें क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एआई आधारित कोविड 19 परीक्षण किट का विकास किया है। और आपके ऑप्शन है आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या एम्स। एम्स जो कि दिल्ली में है। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है आपका ए, यानी कि आईआईटी हैदराबाद। तो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। एआई आधारित कोविड 19 परीक्षण किट का विकास किया गया है, जो कि आईआईटी हैदराबाद ने किया है, जिसकी लागत केवल 600 रुपए में ही आपका परीक्षण कर देगी। यह जो परीक्षण किट बनाई गई है वो 600 रुपए में ही कर देगी। इसके लिए आरटीपीसीआर की आपको आवश्यकता नहीं होगी। आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर इसको ले जाया भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6वां हम लोग देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में एक ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट इन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं आपके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, हाल ही में आपके आपके आंध्र प्रदेश सरकार ने एक ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का विकास किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश ने किया गया है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम, यानी कि APEMC, यानी कि आंध्र प्रदेश एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन निगम इस प्लेटफॉर्म से कचरे के संग्रह को व्यवस्थित करना तथा खतरनाक या गैर खतरनाक या ई कचरे के रूप में इसको सुव्यवस्थित करना। ये एक ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट है, इसको ऑनलाइन ही सारी तरह से चीजों को सेटल कर देना। क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वें में दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के निर्वाचन से संबंधित है। आपका कथन है पहला, संविधान सभा ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर द्वितीय सदन के निर्वाचन के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया है। यानी कि जो आपका राज्यसभा का निर्वाचन होता है वो इनडायरेक्टली होता है। वहाँ के जो आपके मेंबर ऑफ राज्यसभा चुने जाते हैं, इलेक्टेड हो, जो मतलब सॉरी सॉरी जो इलेक्टेड होते हैं, और उनमें आपके कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं। तो उन नॉमिनेटेड और इलेक्टेड लोगों में से उनको इनडायरेक्टली, और वो भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया के तहत उनको चुना जाता है, उनको उनका निर्वाचन किया जाता है। यह प्रक्रिया भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव में भी लागू होती है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों आपको कि इनडायरेक्टली इन लोगों का, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष, जैसे लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जबकि राज्यसभा के जो आपके मेंबर्स होते हैं उनका इनडायरेक्टली, जिस तरह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है आंसर सी।
यानी कि 1 व 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 8वां हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वें में दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या राज्यसभा की सदस्यता की शर्तों में शामिल नहीं है, की बात यहां पर की गई है। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात आपकी सच है तो आपका ये कथन नहीं करेंगे। उसे किसी न किसी लाभ के पद पर होना चाहिए, नहीं दोस्तों, यही चीज गलत है। उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो आपका ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्रत्याशी को विकृत मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए, नहीं, अच्छी सोच वाला विकृत मस्तिष्क का होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट केवल 2। या यानी कि उसे किसी न किसी लाभ के पद पर होना चाहिए, यह आपका गलत है। और गलत के अनुसार यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी शर्तें शामिल नहीं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नमा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में असत्य है। राज्यसभा के पदाधिकारी की बात हो रही है, यानी कि राज्यसभा में दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति व उपसभापति। करेक्ट बात है आपका। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी करेक्ट बात है आपकी। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति, जिस तरह से लोकसभा में दोस्तों, जिस तरह से ये यहाँ पे राज्यसभा की बात हो रही है, राज्यसभा में दो लोग होते हैं, एक तो आपका होता है आपका सभापति जो कि उपराष्ट्रपति हो, एक होता है उपसभापति। उपसभापति जो बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं आपके वाइस चेयरमैन, तो ये आपके लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में ही बनाया जाता है। इसी तरह से जब हम लोग लोकसभा की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं और दोनों ही लोकसभा से ही बनाए जाते हैं। हम्म, तो आपकी तीनों बात तो अभी तक राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति के तौर पे, ये भी बात सही। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ही सदस्य होती है, ऐसा होता है, ऐसा कोई भी मतलब अलाउंस नहीं है। और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ऐसे मतलब ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं कि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि जो असत्य है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10वां देखेंगे। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है और निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। तो ये कथन तो आपका सत्य है, ठीक है, इनको राज्यसभा की संचित निधि से ही वेतन मिलता है। जब उपराष्ट्रपति किसी कारण से राज्यसभा से अनुपस्थित होता है, तो वह समय है जब उपसभापति सभापति की भूमिका का निर्वाह करता है। दोनों ही आपके कथन ए और बी, यानी कि 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अंतिम देखते हैं, जो कि आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपसभापति के पद मुक्त होने से संबंधित है। पहला कथन है आपका, यदि उसकी राज्यसभा की सदस्यता की अवधि समाप्त हो जाए, यदि वह राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा दे दे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए। दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा की सदस्यता जो होती है, जो कार्यकाल होता है, हर 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्यों को चुना जाता है। जब किसी भी सदस्य की सदस्यता पूरी हो जाती है, उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो वो अपने मतलब पद से ही पदमुक्त हो जाता है। हाँ, लेकिन जब वह अपना इस्तीफा देता है, तो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, तो उस सदन का जो पीठासीन अधिकारी होगा, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष या सभापति, तो वह उपराष्ट्रपति के समक्ष अपना इस्तीफा देगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस हिसाब से दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कुछ और प्रश्नों के साथ मैं आगे के लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और
चिल करिए, कोविड 19 से अपनी सुरक्षा बनाए रखिए।